शुरू करते हैं। जो 13 तारीख को जो पेपर हुआ था प्रिंसिपल और अकाउंटेंट का, उसमें जो जनरल हिंदी का पोर्शन था उसको हम 21 तारीख के लिहाज से पढ़ लेते हैं। इसके बाद पहले हम ये दोनों पेपर जो हुआ था प्रिंसिपल का और अकाउंटेंट का उसको हम समझेंगे। हम सिर्फ इतना नहीं समझेंगे कि क्या पूछा गया था, हम ये देख के चलेंगे कि 21 तारीख को क्या आ सकता है। आपका जो अगले संडे का ज़्यादातर नॉन टीचिंग का जो एग्जामिनेशन है वो होने वाला, तो ये हमारे लिए ये है कि अब तक जो जितने 4 पेपर हुए हैं उससे हमको अंदाज़ा लगा है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहली चीज़ तो है, अभी तक जितने पेपर हुए हैं 13 और 14 को, किसी में गद्यांश हिंदी में नहीं पूछा गया है। अगर आप 2023 वाला पेपर देखे होंगे जो हम लोगों ने सॉल्व किया था पहले, उसमें हर में सभी में जो होता है हिंदी में गद्यांश पूछे गए थे। 2-3 क्वेश्चन जो होता गद्यांश बेस्ड थे, लेकिन इस बार गद्यांश पूरी तरह से पेपर से गायब है, कहीं पे किसी से गद्यांश नहीं पूछा गया। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अब हम पहले प्रिंसिपल को सॉल्व कर लेंगे जनरल हिंदी का, उसके बाद फिर अकाउंटेंट का सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद टीजीटी और पीजीटी का जो हिंदी का जनरल हिंदी का पोर्शन है उसको हम सॉल्व करेंगे, ताकि 21 तारीख को हम हिंदी में जो होता है 100% अंक प्राप्त कर सकें। इनके यहाँ तो कुछ में जो होता है टीजीटी पीजीटी में ये तो क्वालिफाइंग था, लेकिन हमारे वाले में यानी जो 21 तारीख का पेपर होने वाला है वो आपके मेरिट में जुड़ेगा, आपके कट ऑफ में जुड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हिंदी में आईसीटी में आप 100% जो होता है अंक प्राप्त कर लो, ताकि अगर किसी में मैथ में या रीजनिंग में या जीके जीएस में कम हो तो यहाँ से आप उसको कवर कर ले जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल का आज का पहला पेपर ये है। पहला दिया है कि भाई, पहला जीत दिया है मुहावरे से। प्रिंसिपल का पेपर है, पहला क्वेश्चन उनमें दिया था जो पेपर हुआ था 13 तारीख को, उसमें पूछा गया था कि पानी पीकर घर पूछना, इस मुहावरे का अर्थ है आपको बताना है। तो आपको क्या करना है कि 100-150 मुहावरे आपको तैयार करके जाने हैं। मतलब जितना ज़्यादा तैयार कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। मुहावरों का मतलब सिर्फ अर्थ पता करके जाइएगा, उसमें वाक्य प्रयोग ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अर्थ पता हो जाएगा मुहावरे का तो आप जो होता है आसानी से कर ले जाओगे। तो पानी पीकर घर पूछना, या फिर होता है पानी पीकर जात पूछना। मतलब ये क्या हो रहा है, दोनों का क्या हो रहा है कि भाई पहले पानी पी लिया, उसके बाद हम आगे की चीज़ें पूछ रहे हैं। हमें किस घर जाना था, मतलब हमने पानी पी लिया, अगर हमको ये नहीं पता कि किसके घर जाना था, हम उसको बाद में पूछ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, आराम से विचार करना, नहीं कोई मतलब नहीं है इसका। काम निकलने के बाद सोचना, ठीक है ये हमको लग रहा है सही सही। विपरीत काम करना, विपरीत काम करने का एक मुहावरा है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना मतलब उल्टा काम कर रहे हो, विपरीत दिशा में काम कर रहे हो, तो ये नहीं है। ये तो ये इसका हो गया। अनोखा काम करना मतलब होता है असंभव काम करना, या अनोखा काम करना मतलब हथेली पे सरसों उगाना। एक मुहावरा है हथेली पे सरसों उगाना, ये असंभव काम है। तो इसके लिए एक मुहावरा ये हो गया। तो ये हम थोड़ा सा इसी में 1-2-3 आपको एक्स्ट्रा बताते चल रहे हैं। पानी पीकर घर पूछना या पानी पीकर जात पूछने का अर्थ होता है कि भाई पहले अपना काम निकालो, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लो, उसके बाद फिर जो है सोच विचार करो। उसके बाद सोचना है, उसके बाद विचार करना। तो राइट आंसर आपका 2 होगा। अब आ गया यहाँ पे एक विलोम शब्द से आ गया। विलोम दिया है जंगम। जंगम का जो है विलोम शब्द बताना है। ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो बार बार आते, अगम, चंचल, दुर्गम, स्थावर, यही सब रिपीट होते रहते हैं। हर एग्जाम में देखा है हमने कि ऐसे जो कुछ मतलब 100-150 विलोम शब्द होंगे जो हमेशा वही घूम घूम के पूछे जाते हैं। तो जंगम का मतलब होता है चैतन्य, मतलब जंगम मतलब जो मूवेबल है, जो जिंदा है, जिनमें चैतन्य है, मतलब जिसमें जीवन है। पहले अर्थ याद कर लो, अगर हिंदी का अर्थ पता होगा तो उसका उल्टा निकाल ही ले जाओगे। जो जंगम का मतलब होता है जिसमें मूवेबल, जो मूव करता हो, जो घूमता हो फिरता हो, जिसमें चैतन्य, जिसमें जीवन है। तो अब हमें देखना है कि इसका उल्टा क्या होगा। जो घूमता है मतलब जो मूवेबल है, हमें चाहिए जो चीज़ स्थिर हो, तो वो चीज़ होती है स्थावर। स्थावर का मतलब होता है जड़। जड़ यानी जो स्थिर है, जो नॉन मूवेबल है, ठीक है। तो जंगम का विलोम सबसे सही विलोम होता है स्थावर। या अगली बार हो सकता है आपको स्थावर पूछ ले और आपको पूछे कि इसका विलोम बताइए। तो स्थावर और जंगम एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अगम का मतलब होता है जहाँ पे जाया ना जा सके। गम, गम का मतलब होता है चलना। अगम का मतलब हो गया जहाँ पर कोई जा ही ना सके, अगम है वो स्थान। दुर्गम का मतलब है जा तो सकता है लेकिन जाना कठिन है। दुर्गम, दुर्गम मतलब दुश्वार है, मतलब जाना कठिन है। जैसे किसी जंगल में अगर है, बहुत बीहड़ जंगल है, तो हम कहते हैं भाई दुर्गम है, वहाँ जाना बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल है। तो दुर्गम का मतलब होता है जाना कठिन। अगम का मतलब है कि जा ही नहीं सकता कोई। चंचल का मतलब है जिसका चित्त, जिसका मन, जिसका व्यवहार अस्थिर है, उसके लिए यूज होता है। तो हमारा ये क्लियर हो गया भाई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे संधि विच्छेद से। क्वेश्चन दिया दुर्जन। दुर्जन, दुर्जन का संधि विच्छेद हमें करना है। दुर्जन का जो है विलोम शब्द क्या होता है, सजन। सजन नहीं होता, सज्जन, आधा जा लगा दीजिएगा। सज्जन, सज्जन का जो होता है दुर्जन, मतलब दुष्ट आत्मा या दुष्ट जन, उसके लिए होता है दुर्जन। तो दुर्जन का संधि विच्छेद होगा कहाँ पे है, दूहा,
दुहाधन जन, दुधन अर्जन, दुर्धन जन या फिर दुराधन जन। तो दुर्जन जो होता है ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। इसका जो संधि विच्छेद होता है, इस बार जो होता है ये चीज़ याद रखिएगा कि जैसे गद्यांश नहीं पूछा गया है वैसे ही सीधे जो होता है कोई इसमें कौन सी संधि है या इसमें कौन सा समास, ये नहीं पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि संधि का संधि विच्छेद पूछ रहे हैं, समास में समास विग्रह करवा रहे हैं। मतलब जो दो शब्द बने हुए हैं उनको सेपरेट करवा रहे हैं, उनको अलग करवा रहे हैं, उनको तोड़वा रहे हैं। तो दुर्जन का जो है संधि विच्छेद होता है दूहा धन जन, दूहा जन धन, मतलब दोनों में ये दो दो बिंदी लगी हुई है, इसको कहते हैं विसर्ग। विसर्ग तो जहाँ पे इस तरह की बिंदी आ जाए तो उसमें कौन सी संधि होती है, हम 100 बार बताते होंगे, विसर्ग संधि। तो दुर्जन में जो होता है इसका संधि विच्छेद होता है दुधन जन और इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के और एग्जाम्पल है निर्धन, निधन जन, निर्जन, निर्जन, निर्धन, दुर्बल, निश्चिंत, ये सब जो है विसर्ग संधि के एग्जाम्पल हैं। सब में आहा की मात्रा आएगी, निर्धन, निर्जन, दुर्बल, निश्चिंत, ये सब के विसर्ग संधि के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से दुशासन, निष्फल, ये भी जो है विसर्ग संधि के एग्जाम्पल हैं। कुछ एग्जाम्पल इसको आप लोग रट के चलिएगा कि भाई ये इसमें विसर्ग संधि के अगर आपसे पूछा जाए तो आपको 10-20 एग्जाम्पल ऐसे रटे हुए होने चाहिए कि भाई इसमें ये विसर्ग संधि के एग्जाम्पल हैं। विसर्ग संधि और इनका संधि विच्छेद ए होता है। जैसे दुशासन का करोगे तो दुह धन शासन हो जाएगा। दुह मतलब दु आहा की मात्रा लगा दीजिए और फिर शासन लगा दीजिए, दुशासन। ऐसे निष्फल, निह धन फल हो जाएगा, निह आहा की मात्रा लगाइए और फिर फल जोड़ दीजिए। तो इस तरह से आपको विसर्ग संधि के 10-15 एकदम रटे हुए एग्जाम्पल होने चाहिए, जिससे आप उसको एकदम रेफरेंस की तरह यूज़ करो ताकि आपको हमेशा याद रहे कि भाई क्या होता है। चंद्रमा हो गया, सूरज हो गया, पति पत्नी हो गए, फूल हो गया, नदी हो गया, बादल हो गया, समुद्र हो गया, इनके पर्यायवाची रट के जाइएगा। ये वही शब्द हैं जो बार बार जो होता है पूछ रहे हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। तो करवाल जो है वो तलवार का पर्यायवाची है। करवाल का मतलब होता है तलवार, यानी जो वो सिख लोग जो रखते हैं उसको जो होता है कृपाण बोलते हैं या शायद उसी से। तो कृपाण या तलवार का मतलब होता है करवाल। चंद्रहास का मतलब होता है जिसके सर पे, जिसके मस्तक पे चंद्रमा है। तो चंद्रमा किसके मस्तक पे है, भगवान शिव के मस्तक पे। देखेंगे ना चांद बना होता है उनके उस पे सर पे। तो जिनके सर पे चंद्रमा है उसको हम कहते हैं भगवान शिव। राजीव, राजीव का मतलब होता है कमल। राजीव का अर्थ होता है कमल, और कमल में नहीं, नीला कमल। नीला कमल, कमल में भी 3-4 तरह के कमल होते हैं, सबका अलग अलग मतलब। जैसे राजीव का नीला कमल होता है, वैसे पुंडरीक है, पुंडरीक शायद उसका मतलब लाल या सफ़ेद कमल होता है। तो इस तरह से आपको याद रखिएगा। तो राजीव जो होता है कमल का पर्यायवाची है। राकापति, राका का मतलब होता है पूर्णिमा। पूर्णिमा का चांद जानते हैं ना, पूर्णिमा का चांद। तो पूर्णिमा का जो पति है, जो स्वामी है, वो कौन है, चंद्रमा है। तो राकापति मतलब किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। अब हम बात करते हैं अथ का विलोम। अथ का विलोम कहते हैं ना, अथ इति। तो अथ का विलोम बताना है तो पहले देख लीजिए, लिखा है अंतक या अनंत। अनंत, अनंत, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं, अनंत हो गया। उदय, उदय मतलब जो होता है उदय, अस्त, इसका विलोम होता है अस्त। उदय का क्या होता है भाई, डूब गया, अस्त हो गया। मतलब उदय का मतलब हो गया निकल रहा है, जैसे सूरज उदय हो रहा है पूरब में, अस्त मतलब डूब रहा है। अनंत का विलोम हो गया अंत, जिसका अंत हो जाए, अंत हो जाए, जिसका छोर पता चल जाए। अनंत का मतलब जिसका कुछ नहीं पता चल रहा है। आदि, आदि का क्या मतलब होता है, अंत का विलोम है आदि। आदि, आदि का विलोम होता है अनादि। आदि का विलोम होता है अनादि। तो क्या बता, अथ का जो विलोम होता है इति। अथ का विलोम होता है इति। अथ का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, और इति का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त कर देना। तो हमें विलोम पता चल गया। अब दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि वाला शब्द है। चलिए, हमने कहा था कि नहीं पूछ रहे, लेकिन यहाँ पे एक पूछा गया कि व्यंजन संधि वाला शब्द कौन सा है। यथेष्ट, प्रत्येक, अत्यधिक या उच्छ्वास। तो यथेष्ट का संधि विच्छेद। व्यंजन संधि क्या होती है भाई, हम सभी जानते हैं कि भाई संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि जिसमें स्वर स्वर मिलता हो, व्यंजन संधि जिसमें व्यंजन मिलते हो, विसर्ग संधि जो हमने अभी पहले पढ़ा था जिसमें विसर्ग आता हो। तो हमें बताना है कि व्यंजन संधि वाला शब्द है कौन सा, ये बताना है। कौन सा नहीं है ये नहीं पूछा जाए, कौन सा व्यंजन संधि वो बताना है। तो यथेष्ट का संधि विच्छेद होता है। यथेष्ट मतलब इच्छा, यानी शक्ति के अनुसार, इच्छा के अनुसार। यथेष्ट, यथा धन इष्ट, बड़ी ही नहीं है, छोटी ही है, यथा धन इष्ट। तो यथा, यथा में कौन सी मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है।
बड़ा आ की मात्रा है और इष्ट में ई की मात्रा है ही है, तो दोनों क्या हैं, स्वर हैं। बड़ा और छोटी क्या है, स्वर हैं। तो इसमें स्वर संधि है। टेस्ट में कौन सी संधि है, स्वर संधि है। इसी तरह से प्रत्येक देख लीजिए, प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रति धन एक, प्रति धन एक। प्रति में कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है, और एक में ए की मात्रा है ही है, तो ये दोनों क्या है, स्वर हैं। तो ये भी स्वर संधि का एग्जाम्पल है, ये भी स्वर संधि है। अत्यधिक आ जाइए, अत्यधिक का संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन अधिक, अति धन अधिक। तो अति में ई की मात्रा है और अधिक में आ की मात्रा ही है, ये दोनों स्वर हैं, तो ये भी स्वर संधि। अब लास्ट हमारा बचता है उच्छ्वास। उच्छ्वास का संधि विच्छेद होता है उत, आधा ता है, कोई आ की मात्रा नहीं लगी हो, उत धन श्वास है। तो ये कौन सी संधि हो गई भाई, स्वर। यहाँ पे स्वर तो है ही नहीं ना भाई, ये तो आधा ता मिल रहा है यानी व्यंजन मिल रहा है, और यहाँ पे आधा सा है तो व्यंजन से व्यंजन मिल रहा है, तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। उच्छ्वास का मतलब होता है गहरी सांस लेता है, मतलब गहरी सांस लेना। जब कहते हैं कि सांस लेना है, गहरी सांस लेना। अगला क्वेश्चन दिया है कि भोजन पचाने वाली अग्नि जठराग्नि है, जठर ग्रंथि पढ़े होगी पेट, अगर बायोलॉजी वाले, हिंदी में मीडियम वाले बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें आती है एक जठर ग्रंथि, तो जठर से निकली है जठराग्नि, ठीक है। तो पेट की अग्नि, जठराग्नि का मतलब होता है पेट की अग्नि, यानी भोजन पचाने वाली अग्नि को हम कहते हैं जठराग्नि। बड़वा अग्नि का मतलब होता है समुद्र की अग्नि, समुद्र की आग। बड़वा नल, बड़वा जहाँ आ जाए तो मछली समुद्र से संबंधित है। दावा जहाँ पे आ जाए मतलब जंगल से संबंधित है। दावाग्नि मतलब जंगल की अग्नि। मंदाग्नि, मंदाग्नि मतलब इसका अपोजिट होता है जठराग्नि का। मंदाग्नि जो होता है इसका अपोजिट होता है। जैसे जठराग्नि पाचन को तेज कर देता है, मंदाग्नि उसके विपरीत काम करता है, वो स्लो कर देता है, शांत कर देता है। ये भी हमारा हो गया। अब समास से एक पूछा गया है कि भाई बीड़ा पाड़ी शब्द में समास है, ये भी पूछ लिया भाई, बीड़ा पाड़ी में शब्द में समास है, कौन सा समास है। तो बीड़ा पाड़ी का मतलब क्या होता है, बीड़ा जो बजाने वाला यंत्र होता है भाई, बीड़ा, और पाड़ी मतलब होता है हाथ, जिसके हाथ में बीड़ा है। तो बीड़ा किसके हाथ में है, किस देवता देवी के हाथ में है, माँ सरस्वती, देवी सरस्वती के हाथ में बीड़ा होती है, इसलिए ये किस तरह का समास है, जब तीसरा अर्थ निकलता हो। हमने पहले कहा था जहाँ पे देवी देवताओं का मतलब आ जाए तो आप समझ जाइए कि उसमें बहुव्रीहि समास होगा। तो दिग्गु समास में क्या होता है कि दिग्गु समास में संख्या होती है, चौराहा, तिराहा, नवरत्न, पंचरत्न, ये सारे के सारे। जहाँ पे चौ मतलब 4 हो गया, नौ मतलब नवरत्न मतलब 9 हो गया, 9 ग्रह हो गया, ये सब क्या के एग्जाम्पल हैं दिग्गु समास के। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में जो होता है का, के, की, अगर समास विग्रह करोगे तो का, के लिए, से, मैं, पर ऐसे शब्द आ जाए तो तत्पुरुष समास होगा। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। संधि विच्छेद करोगे मतलब समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, तो का आ गया तो तत्पुरुष समास हो गया। कर्मधार में हमने पहले बताया था कि एक विशेषण होगा, दूसरा विशेष होगा, कोई एक विशेषता जरूर होगी, जिस शब्द में विशेषता दिख जाए और उसका वही अर्थ हो जाए तो समझ जाइए उसमें कर्मधार समास होगा। जैसे नीला कमल, मतलब ऐसा कमल जो नीला है, नील कमल, तो इसमें कौन सा होगा, कर्मधार। काला नमक, ऐसा नमक जो काला है, सारे नमक की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे नमक की बात करें जो काला है, विशेषता बता रहा है काला, तो कर्मधार हो गया। बहुव्रीहि में हमने बताया था कि तीसरा अर्थ निकलेगा, जैसे बीड़ा पाड़ी, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जो इसका, जिसका पेट निकला हुआ, भगवान गणेश। दशानन, जिसके 10 आनन, यहाँ देखिएगा कन्फ्यूज हो जाएगी, यहाँ 10 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ हमें 10 से कोई मतलब नहीं है। दशानन का मतलब होता है 10 हैं आनन जिसके, आनन मतलब मुख है, तो वो कौन है दशानन, दशानन है रावण, उसके 10 मुख थे। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो ये आप दिग्गु में मत लाइएगा क्योंकि यहाँ तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो जहाँ पे तीसरा अर्थ निकलेगा वो देवी देवता या किसी महान आदमी की, या फिर जो होता है कोई बहुत प्रचलित व्यक्ति का नाम जो होता है, प्रतिष्ठित जो होता है प्रसिद्ध आदमी का नाम होगा, वो बहुव्रीहि में आ जाएगा। नीलकंठ पे भी कई बार जो होता है डाउट होता है कि नीलकंठ है, नील लिखा हुआ तो कर्मधार में जाना चाहिए। अगर नीलकंठ को आप चिड़िया मान के चलोगे, एक चिड़िया है जिसका नीला कंठ होता है, उसको हम नीलकंठ बोलते हैं। एक होता है कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव, अगर भगवान शिव का अर्थ लोगे तो ये बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। नीलकंठ चिड़िया लोगे तो कर्मधारय समास में चला जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन होगा वो बहुव्रीहि पे लगाइएगा, नीलकंठ पे भी, दशानन पे भी बाद में, और कोई नहीं सही होता। उसके बाद अगर ये ऑप्शन नहीं मिलेगा बहुव्रीहि, तब आपका दूसरे नंबर पे कर्मधारय जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है, यानी गलत कौन सा शब्द है। इष्ट, ईष्ट है, ठा लगा हुआ ठठेरा। अभीष्ट, टा लगा हुआ ईर्ष्या, पृष्ठ है, तो ईर्ष्या भी सही है, ईर्ष्या मतलब होता है जलना।
पृष्ठ मतलब जो होता है पेज भी होता है, पृष्ठ मतलब पृष्ठांकन होता है जो हम लिखते हैं। अभीष्ट का मतलब होता है अभीष्ट टा लगा हुआ, ये भी सही है। अभीष्ट का मतलब होता है मन चाहा, मनोरथ या चाहा हुआ कोई चीज़ मिल जाए तो हम उसके लिए करते हैं। इष्ट का मतलब होता है जैसे कहता है इष्ट मित्र आपके इष्ट देवता को याद करिए। इष्ट का मतलब होता है प्रिय देवता को, प्रिय देवता को याद करिए। तो लेकिन ये इष्ठा ठा नहीं होता, टा होता है। इष्ट सही लिखा जाता है ऐसे ई पेट चिरौआ सा आधा टा, मतलब टाल रहेगा, ठठेरा नहीं रहेगा, टा रहेगा, टा से टमाटर वाला। तो ये गलत है, इसकी वर्तनी जो होता है अशुद्ध है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ दिया है जलनिधि। जलनिधि का पर्यायवाची, जल का मतलब जल होता है, निधि मतलब क्या हो गया, जिसके पास भंडार हो। जल का भंडार किसके पास होता है? वर्षा, वर्षा का पर्यायवाची नहीं है। झरना इसका पर्यायवाची नहीं है। सरोवर जो होता है वो तालाब का पर्यायवाची है, मतलब छोटा इकाई है। लेकिन निधि भाई बड़ी चीज की बात हो रही है, सागर की बात हो रही है, समुद्र की बात हो रही है। तो जल निधि किसका पर्यायवाची है? समुद्र या सागर की। तो हमने प्रिंसिपल देख लिया। अब हम लोग अकाउंटेंट देख लेते हैं, अकाउंटेंट की जनरल हिंदी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला चीज है कि सिंह का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। सिंह यानी शेर का पर्यायवाची क्या होता है? केसरी, अंतक, मृगांक या सिंदूर। केसरी का मतलब होता है सिंह या शेर। अंतक का मतलब होता है जो अंत करता है। कौन या अंत करता है? यमराज। तो ठीक है, अंतक मतलब अंत करने वाला यानी यमराज। मृगांक का मतलब होता है चंद्रमा के लिए जोड़ा जाता है, मतलब जैसे उसमें मृग की तरह चंद्रमा की जो है कलाएं बदलती रहती हैं, उसके लिए यूज होता है मृगांक। तो चंद्रमा का मतलब होता है। सिंदूर का मतलब होता है हाथी या गज। तो सिंह के लिए कौन सा पर्यायवाची सही है? केसरी। भात दाल का सामासिक विग्रह करिए। दाल भात वैसे होता है, यहाँ पे भात दाल लिखा हुआ है। तो दाल भात का मतलब हो गया है, क्या होगा? भात से दाल नहीं, भात और दाल, भात पर दाल, भात में दाल। तो भात और दाल का जो होता है समास विग्रह होता है भात और दाल या दाल और भात। तो ये क्या हो गया भाई? समास विग्रह हमने कर लिया है। दोनों में समास है, मतलब ये कौन सा समास है? ये द्वंद्व समास है। जहाँ पे और आ जाए, समास विग्रह करने पे और आ जाए, तथा आ जाए, ऐसे शब्द आ जाए तो उसमें जो होता है क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास मतलब दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो दाल भात में या भात दाल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, और बीच में इसमें और आ जाता है। अब इसमें दिया है कि असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म बताना है। एक विलोम सही इसमें नहीं है, एक तो शब्द है, दूसरा उसका विलोम है। जैसे हार का जीत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हास, हास मतलब हंसना, रुदन मतलब रोना, ये भी सही है। चिरंतर का नस्वर, चिरंतर मतलब जो चिर स्थायी है, जो अनस्वर है, और नस्वर का मतलब है जो नाश हो जाए, ये भी सही है। जय का विजय नहीं होता, जय का पराजय होना चाहिए। जय का क्या होना है? जय मतलब जीतना, पराजय मतलब हारना। तो पराजय होना चाहिए था, जय विजय एक ही चीज़ है, ये दोनों समानार्थी हैं। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में से एक युग्म गलत है, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। विध्वंसक मतलब विनाश करने वाला, जैसे यमराज है, ठीक है। यमराज विनाश नहीं करते हैं, वो अंत करते हैं। लेकिन क्या हो गया फिर? शतावधानी मतलब एक चीज़ें एक बार में 100 चीज़ें कर लेता हो, 100 चीज़ें याद कर लेता हो, उसके लिए हम कहते हैं कि एक साथ एक एक जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है, ये भी सही है। सुसुप्त मतलब जो सोया हुआ है या जो शांत है, वो भी सही है। मंथर मतलब बहुत तेज गति से काम करने वाला। मंथर प्रयोग किया जाता है जो बहुत मंद गति से काम करे, बहुत धीमा हो, ढीला हो, आलसी हो। तो यही हमारा सही हो गया। अब सूक्ति का संधि विच्छेद पूछा गया कि सूक्ति का संधि विच्छेद करिए। सूधन उक्ति सब लिखा हो, सूधन उक्ति, सूधन उक्ति, साधन उक्ति। एक्सक्यूज मी। तो सूक्ति का संधि विच्छेद होता सूधन उक्ति, छोटा ऊ, छोटा सो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा? ऊ से ऊ मिलके क्या हो रहे हैं? बड़ा ऊ हो जा रहा है, इसीलिए सू हो जा रहा है। सूधन उक्ति, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया। तो ये कौन सी संधि है? पहले तो ऊ मिल रहे हैं, ये तो स्वर संधि हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, उसमें कौन सा है? तो हमने कहा था कि जब समान स्वर मिलेंगे तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। जब समान स्वर आपस में मिले तो दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे छोटा आ मिलेंगे तो बड़ा जो है बड़ा आ हो जाएगा, छोटी मिलेगा तो बड़ी ई हो जाएगा, छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। यह सेम चीज क्या हो रहा है? छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ हो जा रहा है। तो सूक्ति का संधि विच्छेद होता है सूधन उक्ति। जलोर्मी का जो है संधि विच्छेद करना है। जलोर्मी, 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 जाओलोर्मी और जा जलोर्मी। तो जलोर्मी का संधि विच्छेद आपको करना है, इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। हम कमेंट में ही जवाब देंगे, कुछ आप भी करिए अगर यहाँ तक देखे हैं तो। जलोर्मी का संधि विच्छेद आप बताइए। अब हम बात करते हैं कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। एक पर्यायवाची दिया गया है और एक उसमें अशुद्ध है। आकाश का तारापथ, इंद्र का सुरेश, इच्छा का लिप्सा
यमुना का जाह्नवी। तो आकाश का तारापथ होता, तारा मतलब तारा जहाँ पे घूमती है, मतलब टूटता हुआ तारा कहाँ पे घूमता है, आकाश में, तो ये भी सही है, दोनों के पर्यायवाची हैं। इच्छा लिप्सा एक ही चीज़ है, लिप्सा का मतलब ये होता है इच्छा, ये भी सही है। सुरेश पर्यायवाची है इंद्र का, ये भी सही है। यमुना जो होता है, यमुना का पर्यायवाची जाह्नवी नहीं होता, जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? गंगा का। यमुना का पर्यायवाची होता है कालिंदी, सूरसुता मतलब सूर्य की बेटी, सूर्य की पुत्री, और अर्कजा, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो होता है पर्यायवाची है यमुना के। जाह्नवी जो होता है गंगा की पर्यायवाची है। अब पूछते हैं कि भाई आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। क्या होगा भाई? आए थे हरिभजन को मतलब भगवान की आराधना के लिए आए थे, लेकिन किस काम में लग गए? कपास ओटने लगे, कपास चुनने लगे। मतलब इसका होता है कि वांछित कार्य छोड़ के किसी और काम में लग जाना। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। रसोई घर हमने पहले ही बता दिया है, इसका समासी विग्रह होता है कि रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तादात्म्य यहाँ पे दिया है, तदात्मय दिया है। तदात्मय कैसे होगा? तो तदात्मय आधा आधा होना चाहिए, आधा ता आधा माँ, कहाँ पे? ये देखिए, ये है तदात्मय। तदात्मय मतलब होता है एक हो जाना है, आत्मा परमात्मा मिल जाना, उसके लिए होता है कि एक जैसा हो जाना, अभिन्न हो जाना, तदात्मय। तो ये हमने जो होता है, आज हमने प्रिंसिपल पढ़ लिया, प्रिंसिपल पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया भाई? अकाउंटेंट का जनरल हिंदी पढ़ लिया। अब अगले वाले वीडियो में हम लोग टीजीटी और पीजीटी का पढ़ लेंगे, तो हमारा 21 तारीख का काम हो जाएगा।